हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे फिनोल के अंदर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इससे पहले जो अपन ने प्रिपरेशन मेथड की है उनमें अपन ने जो मेथड्स थे जिससे अपन फिनोल बना रहे थे वो कौन कौन से मेथड्स थे अपने पास। सबसे पहला था क्लोरोबेंजीन, दूसरा था अपने पास बेंजीन, तीसरा था अपने पास सैलिसिलिक एसिड, चौथा था अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और जो पांचवा मेथड था वो था क्यूमीन। इसलिए अपन जितने भी थे मेथड्स उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन मेथड अपन ने इससे लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसलिए कंप्लीट वीडियो को आप वॉच कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फिनोल की बात करूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो अपन फिनोल के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज तीन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला रहेगा अपने पास फिजिकल स्टेट, और दूसरा रहेगा सॉल्बिलिटी, और तीसरा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए बात करें सबसे पहले फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट की तो फिनोल जनरली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या कहता हूं, फिनोल क्या होगा, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। अब होगा क्या कि अगर इस फिनोल को एयर की प्रेजेंस में ओपन कर देता हूं, ये मैंने फिनोल ले लिया। अब जैसे ही क्या है, कलरलेस सॉलिड है, लेकिन जैसे इसको ओपन इन एयर कर दिया जाता है, किसमें, एयर की प्रेजेंस में, तो यहाँ ये फिनोल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। फिनोल क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। अब इसका जो कलर होगा वो हो जाएगा पिंक कलर। क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। कुछ बुक्स में उसको रेडिश ब्राउन कलर भी लिख रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। ठीक है, समझ जाना आप, पिंक कलर या रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है भाई, तो जैसे ही अपन फिनोल की एयर की प्रेजेंस में अगर ओपन रखते हैं तो वो फिनोल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बना लेगा, पिंक कलर बना देगा। अब बात आती है कि जो फिनोल ऑक्सीडाइज्ड हुआ जिसकी वजह से उसका कलर पिंक हुआ, वो कंपाउंड क्या होगा। तो ध्यान रखना, जब फिनोल एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है तो एक कंपाउंड बनाता है बेंजोक्विनोन। क्या बनाता है, बेंजोक्विनोन कंपाउंड बनाता है, जिसको आप पेरा बेंजोक्विनोन या किनोन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास थी इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी की। क्या कह रहा हूं, सॉल्युबिलिटी। अब देखिए जनरली फिनोल वाटर में सॉल्युबल होता है, जैसे अल्कोहल के देखा जाए तो अल्कोहल के कंपेयर में कम सॉल्युबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं वाटर की सॉल्युबिलिटी के साथ कहता हूं तो सॉल्युबल होता है। अब क्यों होता है, तो जनरली अगर मैं ये कहूं कि इस फिनोल की बात की जाए तो फिनोल फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। क्या कह रहा हूं, ये क्या कर रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है वाटर के साथ। अब कैसे, तो देखिए ये अपने पास फिनोल है। ठीक है भाई, ये फिनोल है। अगर मैं ऐसे ही बात करूं वाटर मॉलिक्यूल की, तो यहां मैंने ये हाइड्रोजन ले लेता हूं, ये ऑक्सीजन ले लेता हूं, फिर यहां ये ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन, तो देखो ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये फिनोल का H हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं वापस इसकी बात करूं तो फिर वो वापस फिनोल के जो हाइड्रोजन है, सॉरी ऑक्सीजन के साथ में ये इस तरह से जुड़ेगा। तो इस तरह से क्या बनाएगा, ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। अगर किसी को डायग्राम समझ में आया तो इसको ऐसे बना सकते हो। देखो पहले फिनोल ले लो, या तो आप ऐसे समझ में आ रहा होगा कि फिनोल में फिर वो ये हाइड्रोजन इस तरह से बना लो भले ही, फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये फिनोल का हाइड्रोजन आ जाएगा। आप जिस तरह से समझना चाहें उस तरह समझ सकते हो। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, ये किसका है, वाटर का। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन किसका, फिनोल का, ये लीजिए। इस तरह से आप इसकी इंटरमोलिक्यूलर, कौन सी, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना वाटर के कंपेयर में ये कम सोल्यूबल है। इसका रीजन है इसका ये हाइड्रोकार्बन पार्ट। जितना ज़्यादा हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज होगा उतनी ही ज़्यादा वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी उस कंपाउंड की कम होती जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं रीजन की बात करूँ कि अल्कोहल इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर देन फिनोल, तो इसका जनरल रीजन क्या होगा, इस बेंजीन रिंग के अंदर ये जो कार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट,
उस हाइड्रोकार्बन पार्ट की वजह से ये फिनोल वाटर के कंपेयर में कम सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल तो है, क्यों? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, दोनों बना रहे हैं, लेकिन दोनों में भी कंपेयर का आपको याद रखना है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए बात कर रहे हैं अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है अपने पास बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब ध्यान रखना है इसके पॉइंट्स के बारे में, ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है इसमें, केवल आपको मैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बता देता हूँ। जनरली इस फिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 455 केल्विन, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अप्रोक्स 315 केल्विन के लमसम होता है। ठीक है भाई, तो जो जनरली फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 455 केल्विन, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 315 केल्विन। अब देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट का हाई होना, हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल इज ड्यू टू, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं इसका हायर है, कॉरस्पॉन्डिंग इज ड्यू टू इंटर मोलिक्यूलर H बॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। अगर मैं बात करूं फिनोल की तो मैं क्या कह रहा हूं, फिनोल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अदर हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में क्या होता है भाई, हाई होता है। तो जनरली अपन अगर बात करें सॉल्बिडिटी की और बॉइलिंग पॉइंट की, तो दोनों का रीजन क्या चल रहा है अपने पास, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्बिडिटी ऑफ फिनोल इन वाटर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही इस फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो रहा है भाई, 455 केल्विन होता है, जो कि अदर हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है। चलिए इसी के साथ साथ एक चीज़ और अपन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अपन एवरेज केमिस्ट्री इन लाइफ में पढ़ते हैं। अपने पास जो फिनोल होता है, ये फिनोल एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह काम करता है। क्या कह रहा हूं, फिनोल एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर रहा है। अब देखिए कैसे, अगर मैं इस फिनोल के 0.1% सॉल्यूशन की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं फिनोल के इस सॉल्यूशन की, जो कि एक एंटीसेप्टिक की तरह काम कर रहा है। अब ये अपने को पता होना चाहिए कि जो फिनोल है वो कितनी क्वांटिटी में एंटीसेप्टिक का काम करेगा और कितनी क्वांटिटी में डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। तो जनरली ध्यान रखना है कि जो फिनोल होता है उस फिनोल का 0.2% सॉल्यूशन वो किसकी तरह काम करेगा भाई, एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा, जबकि इसका 1% सॉल्यूशन होता है वो किसकी तरह काम करता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। तो ये भी अपने को याद रखना है कि जो फिनोल है वो एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह काम करता है। तो ये थे अपने पास इनके फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें अपन बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की, जो कैसे कलर की बताया करता है। जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्या कह रहा हूँ, जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन जैसे उसको ओपन एयर की कंपेयर में, ओपन एयर की प्रेजेंस में अगर उसको ओपन करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो वो कलर्ड हो जाता है किसमें, पिंक कलर में। और ध्यान रखना सॉलिड से क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन वो भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे लिक्विफाई होने लग जाता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी थी वो थी अपने पास सॉल्बिडिटी की, जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, और यही रीजन है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन की। और लास्ट अपन ने बात की इसके अंदर इसके जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी की, जिसमें 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज act as an antiseptic while the 1% solution of phenol is act as a disinfectant। बात समझ में आई क्या? चलिए अगर बात समझ में आ गई तो इसके अंदर जो आगे के टॉपिक्स अपने पास कौन कौन से, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज के। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो देखिए मैंने पहले कहा है कि हेलो एरिन्स अगर जिसने ढंग से कर रखी है उसको ये केमिकल प्रॉपर्टीज अब इजी लगेगी। चलिए बात करते हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज की, समझिए क्या, देखें केमिकल
प्रॉपर्टीज़ की। तो जनरली मैं ओवरऑल रिएक्शंस के बारे में एक बार लिख रहा हूँ कि कौन कौन से रिएक्शंस अपन यहाँ इस फिनोल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो फिनोल की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है, फिनोल की कौन सी प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा डिस्कस करेंगे इसके अंदर रेजोनेंस की, क्या कह रहा हूँ, रेजोनेंस की। तीसरी जो प्रॉपर्टी होगी वो डिस्कस, भाई देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं आता लेकिन मैं कह रहा हूँ फिनोल को अपन इसी के अंदर जो एसिडिक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे उसी के अंदर भले आप चाहो तो रेजोनेंस भी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात करें अपन इसकी रिएक्शंस किसके साथ में, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, ठीक है। तो जनरली मैं एक रिएक्शन कह देता हूँ एसिटाइलेशन कह देता हूँ, एसिटाइलेशन ऑफ फिनोल। ऐसे ही मैं बेंजोइलेशन कर सकता हूँ, बेंजोइलेशन ऑफ फिनोल भी करवा सकता हूँ। ऐसे ही रिएक्शन विद अमोनिया करवा सकता हूँ, समझिएगा, रिएक्शन विद अमोनिया करवा सकता हूँ। फिफ्थ जो पॉइंट है इसके अंदर वो होगी अपने पास रिएक्शन विद जिंक डस्ट, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट और भी बहुत सारी रिएक्शन है, छठे नंबर की मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। जनरली ARSC रिएक्शंस जो अपन पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सी, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। दूसरा अपन पढ़ेंगे इसके अंदर सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। तीसरा अपन पढ़ेंगे नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन। इसके अलावा अपन कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, नेम रिएक्शंस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, नेम रिएक्शन। वो कौन कौन से पढ़ेंगे, देखिए एक तो अपने पास आएगी राइमर टीमान रिएक्शन। कौन सी आएगी अपने पास, राइमर टीमान रिएक्शन, जिसको कई जने रीमर टीमान भी बोलते हैं। ये समझने की बात है, प्रोनाउंसिएशन आप किस तरह से भी रख सकते हो, राइमर टीमान रिएक्शन, ठीक है भाई। इसके अलावा देखिए इसके अलावा देखिए अपने पास एक आएगी अपने पास, इसके अलावा राइमर टीमान में देखिए दो पार्ट पर डिस्कस करते हैं, एक फॉर्माइलेशन, दूसरी हुई अपने पास सल्फोनेशन, सॉरी कार्बोक्सिलेशन, फॉर्मालेशन एंड कार्बोक्सिलेशन, यानी राइमर फॉर्मालेशन और दूसरी कौन सी हो जाएगी, राइमर कार्बोक्सिलेशन। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे यहाँ कोल्बे रिएक्शन, जिसको कई जगह कोल्बे सिमट भी कहते हैं, कोल्बे सिमट रिएक्शन। देखो सिमट रिएक्शन अलग होती है और कोल्बे सिमट रिएक्शन अलग होती है। ऐसे एक और पढ़ेंगे अपन लेडर मॉन्से रिएक्शन, जिससे अपन बैकेलाइट एंड नोवालेक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, नोवालेक पॉलीमर का फॉर्मेशन। ये दोनों पॉलीमर भाई ध्यान रखना, कौन कौन से, बैकेलाइट एंड नोवालेक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा देखो कुछ ऑक्सीडेशंस की रिएक्शंस की बात करें फिनोल की, तो एक तो मैं बताऊंगा जिससे मैं कह रहा हूँ Na2Cr2O7 जिसको कहते हैं Na2Cr2O7 के प्रेजेंस में, या क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 के प्रेजेंस में, या एयर की प्रेजेंस में, एक K2S2O8 पोटेशियम पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक रिएक्शन अपन बात करेंगे रिडक्शन की, जिसमें फिनोल से अपन क्या बना लेंगे, यस साइक्लोहेक्सेनोल बना लेंगे, ठीक है। तो ये रिडक्शंस की रिएक्शन भी अपन देखेंगे। तो ओवरऑल अपन जितने भी फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो रिएक्शंस आ रही है वो सभी के सभी अपन डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी से अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। चलिए देखो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वो है उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के अंदर, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल। अच्छा टॉपिक है भाई, समझने की बात है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जनरली फिनोल की, तो देखो ये एक तो वीक एसिड होता है, फिनोल क्या होता है, एक वीक एसिडिक होता है, ठीक है। अब एक ऑर्डर बता रहा हूँ जो जनरली आपको याद करना है, ठीक है। वो ऑर्डर क्या है, देखो एसिडिक ऑर्डर है फॉर्मिक एसिड, किसी भी एसिड को अदर देखो जाए तो उससे ज़्यादा एसिडिक होगा। इसके अलावा जब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में जो एसिडिक प्रॉपर्टी की बात होती है वो आती है फिनोल की, यानी फिनोल
किसी भी देखा जाए अल्कोहल से, यानी स्पेशली मिथाइल अल्कोहल से तो ज़्यादा एसिडिक होगा, लेकिन देखो क्या कह रहा हूँ, पहले फॉर्मिक एसिड की बात होगी, फिर किसी भी अदर कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर फिनोल की, फिर मिथाइल अल्कोहल की, इसके बाद में फिर ले रहा हूँ वाटर। ध्यान रखना, मिथाइल अल्कोहल वाटर से ज़्यादा रिएक्ट होता है। इसके बाद में किसी भी अदर अल्कोहल की बात कर सकते हैं। इसके बाद में अपन हाइड्रोकार्बन में ले तो सीधे सा एक एल्काइन ले सकते हैं जिसको अपन एसिटिलीन बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि जो फिनोल होता है वो वीक एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब अगर मैं बात करूं फिनोल की एसिडिक प्रॉपर्टी की रिएक्शन की, तो देखिए फिनोल की ध्यान रखना NaOH से रिएक्शन करा दो या Na से रिएक्शन करा दो, दोनों में ये H+ डोनेट करेगा। अब ध्यान रखना है कि जब NaOH लेंगे तो ये सोडियम फिनोक्साइड प्लस वाटर बनाएगा, और अगर मैं सोडियम मेटल के साथ में कराता हूँ तो सोडियम फिनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। ये ध्यान रखना। प्रोडक्ट दोनों के अंदर ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको अपन बोल रहे हैं सोडियम फिनोक्साइड, ये भले सोडियम से रिएक्शन कराओ या भले ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओ, बना क्या रहा है सोडियम फिनोक्साइड। यानी मैं कह रहा हूं कि फिनोल अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। यानी अगर मैं अल्कोहल और फिनोल का कंपेयर करूं एसिडिक प्रॉपर्टी के अंदर, तो फिनोल की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो अल्कोहल से ज़्यादा है। अब अगर मैं जनरली स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखिए समझिएगा इसको स्ट्रक्चर से। अगर मैं इस फिनोल की स्ट्रक्चर बनाऊं और एक तरफ मैं इस अल्कोहल की स्ट्रक्चर बनाऊं, तो देखिए फिनोल के अंदर ये जो बेंजीन रिंग है, क्या कह रहा हूँ, फिनोल के अंदर जो ये बेंजीन रिंग है वो बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में यहाँ जो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी लोन पेयर जिसको कहते हैं, वो क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। यानी इस OH में ऑक्सीजन ग्रुप जो है, ऑक्सीजन एटम है, वो अपना कौन सा इफेक्ट शो करता है, यस +M या +R इफेक्ट, यानी रेजोनेटिक इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन ने इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी, और जैसे ही देगा इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, यस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ये पॉजिटिव आएगा तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, देखो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, और क्या कर देगा, इस H को इन फॉर्म ऑफ H+ फ्री कर देगा, और ये फिनोल अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ, तो रीजन देखो, ध्यान है ना, रीजन क्या आ गया यहाँ पर, रेजोनेंस। जो मेन रीजन है वो अपने पास क्या है भाई, रेजोनेंस। अगर बात की जाए इस अल्कोहल की, तो ये अपने पास एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पर इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं है। देयर इज नो रेजोनेंस इन अल्कोहल। अब अगर अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं है तो इस अल्काइल ग्रुप का ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिमेनिंग ऐसे कैसे रहेगी, नहीं तो जब इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग ऐसे रहेंगे तो इस ऑक्सीजन को, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की कोई इसेंशियल जरूरत नहीं होगी, और नहीं ये H+ को फ्री कर पाएगा। इसीलिए फिनोल में रेजोनेंस होने की वजह से रीजन क्या हो गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इन फिनोल, इट शो मोर एसिडिक प्रॉपर्टी एज कंपेयर देन द अल्कोहल। ये ध्यान रखना। अगर आप इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इन द ड्यू टू रेजोनेंस इन फिनोल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज pass through the towards the benzene ring. That's why the oxygen atom is gain positive charge, and that this positive oxygen atom withdraw the hydrogen and oxygen bonded electron to itself and release the H+ ion. That's why it is show their acidic property in the solution. While in alcohol there is no resonance. That's why it is less acidic as compared than the phenol. तो ये पूरी डिटेल आप इसमें लिख सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक रेजोनेंस की। देखो रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कई बार रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा लिया सीबीएसई बोर्ड ने, ठीक है। अब देखिए बात करें फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं फिनोल की। ये अपने पास फिनोल है भाई,
समझिएगा, अगर मैं इस फिनॉल के इस कार्बन एटम की बात करता हूँ जहाँ OH ग्रुप अटैच्ड है, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट है। कौन सी हाइब्रिडाइज स्टेट में है? sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट। ध्यान से देखिए, अगर मैं देखूँ तो ये पाई बॉन्ड, ये 2 सिग्मा और ये 1 सिग्मा, तो टोटल 3 सिग्मा है। कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा इस कार्बन के पास में, और कोई लॉन पेयर नहीं है, तो 3 सिग्मा है। तो जनरली इसके अंदर जो हाइब्रिडेशन हो गया वो कौन सा हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, अब बात आती है, ये कह रहा है कि जब कार्बन की जो नेचर sp2 हाइब्रिड स्टेट होने की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन से क्या हो जाती है? sp2 हाइब्रिड स्टेट होने की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई, तो ये क्या करेगा? इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, जिससे इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इससे होगा क्या कि यहाँ इस OH बॉन्ड के अंदर आयनिक करैक्टर आ जाएगा और ये H+ को फ्री कर देगा और अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर देगा। ये बात भी समझ में आ गई। ये एज इट इज एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हैं भाई, ये समझने क्या है कि यहाँ sp2 कार्बन है, जिससे क्या होगा? इस sp2 कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे ये जो बॉन्ड है उसकी नेचर पोलराइज होने जाए, यानी आयनाइज होने की प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी इजीली आयनाइज हो जाएगा और H+ को फ्री कर देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके H+ के रिलीज होने के बाद में। ठीक है, तो देखिए जैसे ही ये H+ रिलीज कर देगा, ये इस तरह का एक आयन बना लेगा, जिसको अपन क्या कहेंगे? फिनॉक्साइड आयन कहेंगे। क्या कह रहे हैं भाई? इसको फिनॉक्साइड आयन कह रहे हैं। ठीक है, अब अपने को रेजोनेंस इसमें भी देखना है और इसमें भी देखना है। इसको समझा देता हूँ, ये समझ में आ गया तो ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस फिनॉल की इस इनिशियल स्टेट की। ये लॉन पेयर है भाई। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो इसके ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही यह ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट होगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये लीजिए, और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? डीलोकलाइज होंगे इस तरह से। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये नेक्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन पेरा पोजीशन पर शिफ्ट हो गए। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो पेरा पोजीशन पर इंक्रीज हो गई, ये लीजिए। फिर क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, नेक्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन वापस ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना, पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, ये चीज़ भी समझनी है। यहाँ पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड OH, ये लीजिए। फिर ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन से वापस पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये वापस, यानी एरोमेटिक रिंग वापस बन रही है भाई। ठीक है, और यहाँ अपने पास ये फिनॉल इस तरह से बन गया। अब अगर मैं इसको गौर से देखें तो यहाँ जो पाई बॉन्ड की पोजीशन है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। तो यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर्स वो अपने पास क्या है भाई? इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हो गई। क्या हो गई? ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हो गई। अगर मैं इसके रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करूं तो कुछ इस तरह से ये बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये इस पे पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं भाई? इसके रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करें अगर मैं इसकी, तो फिनॉक्साइड आयन में देखो नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसे कैसे स्ट्रक्चर्स आप इस फिनॉक्साइड आयन के भी बनाएंगे। अब सुनिए, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड एट ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग इन फिनॉल। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रही है ऑर्थो पोजीशन पर और पेरा पोजीशन पे भी इंक्रीज हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई ऑर्थो पेरा पर, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इजीली, यानी इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक एट ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन एंड गिव्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी अब क्या कर लेगा कि ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको अपन शॉर्टली क्या कहते हैं भाई? ARSE,
क्या कहते हैं शॉर्टली, ARS ही रिएक्शन दे देगा। तो इस तरह से अपन ये पता लगा सकते हैं कि बेंजीन फिनोल किस तरह से रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर अपने को ये भी पता लग जाएगा कि अगर आप सोचो, देखो यहाँ से जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड द बेंजीन रिंग शिफ्ट हुई तो ये H+ को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। देखिए ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड O और ये H+, और इसी H+ की वजह से ये क्या अपनी कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। चलिए यहाँ आज अपन ने रेजोनेंस ऑफ फिनोल भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज यहीं तक हम डिस्कस करेंगे। इसके आगे की जो रिएक्शंस होंगी, एसिटाइलेशन, बेंजोइलेशन, ये अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर कंप्लीटली समझ में आया होगा। तो इसके कंप्लीट नोट्स बनाइए और इन नोट्स को आप बारी बारी से रिवाइज करते रहिए। आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। 12th क्लास की जो बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो आपको ईजिली हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।